नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और ईरान, इजराइल, यूएस के बीच जारी युद्ध की तमाम अपडेट्स लेकर मैं हर रोज़ आप लोगों से मुखातिब हो रही हूँ। आज हम दो बड़ी खबरों पर बात करेंगे। एक, मुज्तबा खामनेई, जो कि अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे हैं, और उनकी किलिंग के बाद में मुज्तबा को अयातुल्ला बनाया गया है, ईरान के सर्वोच्च नेता बने हैं। उन्होंने अपना पहला बयान जारी किया है, कैसे वक्त में जब तमाम अटकलें तेज थी कि क्या वो घायल हैं, क्या वो जख्मी हैं। कुछ नैरेटिव बैटल्स चल रही थी कि वो आईसीयू में हैं। उस पहले बयान में उन्होंने क्या कहा, उसके बारे में आपको जानकारी मैं जरूर दूंगी। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी डेवलपमेंट की, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां के बीच हुई देर रात एक फोन कॉल की। अब याद रखें कि अभी कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के सदन में कहा था कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व के साथ भारत संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है, उसमें कुछ चुनौतियां हैं। वैसे तो ये बयान अपने आप में एक टेलिंग कमेंट्री है कि आज भारत की विदेश नीति में आखिर क्या कुछ गलतियां हुई हैं, क्या खामियां हैं। क्योंकि कुछ वक्त पहले तक ऐसी स्थिति कभी नहीं बनती कि ईरान के नेतृत्व के साथ में हमारे नेतृत्व को बातचीत करनी हो, और हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। पेजेश्कियां ने इस दौरान जो है काफ़ी सारे दूसरे खाड़ी देशों के नेताओं के साथ में बातचीत की है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी बातचीत की है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये बातचीत युद्ध के 12 दिनों बाद जो है देखने को मिली है। अब ये फ़ोन कॉल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके क्या मायने हैं, ज़रा सा आपको मैं बताती हूँ। इस फ़ोन कॉल के बाद जो बयान जारी किया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, उसमें कहा गया कि ईरान में मौजूद जो भारतीय हैं और उस पूरे क्षेत्र में जो भी भारतीय नागरिकों के साथ साथ तमाम जो सिविलियंस हैं, आम लोग हैं, उन लोगों की सुरक्षा पर बातचीत हुई। और साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी चर्चा हुई कि ऊर्जा का ये जो संकट मंडरा रहा है इस युद्ध की वजह से, उसको लेकर आखिर क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है। खास बात यह है कि इस बयान में भी खामने की किलिंग को लेकर भारत ने ना कोई स्टैंड लिया है, ना इसकी आलोचना की है, ना कोई शोक जताया है। और इसे लेकर विपक्ष इस वक्त मोदी सरकार को आड़े हाथ ले रहा है। जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक ट्वीट में सवाल पूछा कि आखिरकार क्यों अभी तक खामने की किलिंग पर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक यूनिलैटरल अग्रेशन है। हेड ऑफ द स्टेट को जो है गलत तरीके से आपने मारकर उनको रास्ते से साफ किया है, तो क्यों भारत ने इस पर अभी तक कोई पोजीशन नहीं लिया है। दूसरे नेता भी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, वो लोग भी जो हैं, उनकी तल्खियां भी देखने को मिल रही हैं, और संसद में लगातार विपक्ष इस मसले पर हमलावर है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या मजबूरियां रहीं ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां से बात करने की। देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो निश्चित रूप से एनर्जी सिक्योरिटी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि उसका सीधा असर भारत की ज़मीनी स्तर पर दिख रहा है। सरकार चाहे जितने भी दावे कर ले कि कोई एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज नहीं है, तेल की किल्लत नहीं होने वाली है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारियों की वजह से हो रहा है। हमारे ही चैनल पर नहीं, तमाम दूसरे इंडिपेंडेंट आउटलेट्स हैं जो लगातार ज़मीन से आपको रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं। लोगों के अंदर एक बार फिर से वो कोविड की यादें ताज़ा हो रही हैं, डीमोनेटाइजेशन की यादें ताज़ा हो रही हैं कि सिलेंडर लेकर बड़ी आप लंबी लंबी कतार में खड़े हो, या कोविड में भी सरकार ने कहा था कि सब कुछ चंगा सी है, सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन बाद में इतने डेथ्स हुए कोविड में। तो सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं बहुत सारे लोग, और सवाल पूछ रहे हैं। फ्यूल स्टेशंस पर लंबी लंबी कतारें नज़र आ रही हैं, जगह जगह शहरों से खबरें आ रही हैं, होटल, क्लाउड किचन्स ये बंद हो रहे हैं, लकड़ियों के चूल्हे पर शिफ्ट कर रहे हैं। इंडक्शन टॉप्स की सेल्स जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई, और कई जगहों पर इंडक्शन टॉप्स अब मिल भी नहीं रहे हैं। हॉस्टल, स्कूल्स, कॉलेजेस, इन सब जगह राशनिंग की जा रही है, मेन्यूज़ को बदला जा रहा है, और तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। लोग परेशान हैं, भटक रहे हैं सिलेंडर के लिए। कमर्शियल सिलेंडर्स बंद होने की वजह से आप सोचिए, जब होटल्स बंद हो जाएं तो उसका सीधा असर आपकी पूरी गिग इकोनॉमी पर पड़ता है, सर्विसेज सेक्टर पर पड़ता है, और कितने सारे लोग जो हैं उनकी नौकरियां चली जाएंगी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहरों से वापस गांव पलायन करने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे इस सूरत हाल में। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कालाबाजारी नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई करे और उसको परेड करे एज एन एग्जाम्पल कि देखिए हमने ये क्रैकडाउन किया है और कोई सप्लाई की कमी नहीं है।
तो इस बातचीत में निश्चित रूप से भारत की जो प्राइम कोशिशें हैं वो यही हैं कि कैसे हमारी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिपिंग सप्लाईज आ रही हैं उसको आखिर कैसे ठीक किया जाए। इस बाबत एक दिन पहले जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो अपने ईरानियन काउंटरपार्ट अरागची के साथ जो है लगातार बातचीत कर रहे हैं और इस दिशा में जो है कदम उठाए जा रहे हैं। सुन लेते हैं रणधीर जायसवाल ने क्या कहा था। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। Yes, we have co-sponsored the GCC led resolution at the UN Security Council. We have 135 countries who have co-sponsored this particular resolution. The resolution reflects several of our positions. As you know, that we have a large diaspora in the GCC countries, and their well-being and welfare is of utmost importance. The Gulf is also very important for our energy security needs. As far as the other aspects of your questions are concerned, we have issued statements dated 28th February, on 3rd March, and thereafter External Affairs Minister also made a suo motu statement in the Parliament where he's dealt with all issues that some of the issues that you referred to. As far as the question of the school children you talked about is concerned, as I've said, we have issued several statements on the ongoing conflict. वैसे दर्शकों को ये भी बता दें कि जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, जो पर्शियन गल्फ का जो इलाका है, वहाँ अगर आप जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मैप को देखेंगे आपको एक हम्प जैसा नज़र आएगा और वो जो हम्प है उसका जो वेस्टर्न साइड है वो प्रॉब्लमैटिक एरिया है। वहाँ पर हैं जहाँ पर बहुत सारी शिपिंग वेसल्स फंसी हुई हैं जो ईस्ट की तरफ नहीं आ पा रही हैं। जो उसकी पूर्वी साइड में वेसल्स हैं वो तो लौट कर फिर भी अपने डेस्टिनेशन की ओर लौट सकती हैं, क्योंकि लगातार जो है ये युद्ध जारी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटने वाले हैं और वो एक हेवी कॉस्ट इन्फ्लिक्ट करेंगे अमेरिका पर, उसके एलाइज पर, खाड़ी देशों में जहां जहां उसके सैन्य बेसेस हैं जिसके ज़रिए से अमेरिका ईरान पर अटैक्स लॉन्च कर रहा है और इजराइल पर तो निश्चित रूप से ही है। इस बाबत मैंने पूर्व राजदूत एम्बेसडर नवदीप सूरी से बात की है, उस बातचीत को आप ज़रूर सुनिएगा। भारत की विदेश नीति और हमारी आज की जो चॉइसेस की जा रही हैं उस पर बहुत उन्होंने इंसाइटफुल कॉमेंट्री की है। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, पोर्ट्स है, उनके तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कम से कम 24 ऐसे भारतीय वेसल हैं जो टू द वेस्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त फंसी हुई है और उस पर हमारे सेलर्स भी हैं, सी फेयरर्स भी हैं, तो एक उनकी सुरक्षा का भी चिंता है और वो कच्चे तेल का सप्लाई जो है, कच्चे तेल का सप्लाई ना रुके उसके लिए भी कदम उठाए जाने हैं। तो एक बार सुन लेते हैं कि मिनिस्ट्री की तरफ से क्या बयान दिया गया था। वर्तमान में 28 इंडियन फ्लैग वेसल्स पर्शियन गल्फ में ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें 24 वेसल ऐसे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में है, उसकी पश्चिम तरफ है पर्शियन गल्फ में, और उसमें 677 इंडियन नाविक हैं और 4 वेसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पूर्वी तरफ है और उसमें 101 इंडियन नाविक हैं। ये सारी वेसल्स और क्रू को हम एक्टिवली मॉनिटर कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। Authorities, ship managers and recruitment agencies, those who recruit the seafarers, are closely coordinating with Indian embassies and local authorities to ensure safety and render medical assistance to them. Advisories on precautionary measures to safeguard Indian seafarers, Indian flagged vessels, and maritime trade operations have been issued by DG Shipping on 28th February 2026. Directing all Indian flagged vessels and Indian seafarers to adopt enhanced security measures and strictly comply with reporting protocols, including submission of crew details to DG Shipping. Overall, port operations across India remain stable. Ports have been directed to extend all necessary assistance to minimize hardships faced by exporters and ensure continuity of EXIM trade. Major ports have implemented operational measures, including continuous monitoring of vessels' movement in coordination with shipping lines and vessel agents, real-time assessment of developments in the region, and regular reporting of vessel and cargo status. Dedicated 24-hour control rooms have been operational in the ministry
and in the Directorate General of Shipping. The DG Shipping is also maintaining contact with the ship owners, operators, and families of the seafarers to provide timely updates and necessary assistance. तो करीब 677 जो है भारतीय नागरिक हैं इन वेसल्स पर। ईस्ट ऑफ हॉर्मुज में अगर हम देखें पूर्वी साइड में, तो वहाँ 4 वेसल हैं जिसमें कि 101 इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं। तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जब से ये इस युद्ध की शुरुआत हुई है, ना एलिमेंट्री स्कूल पर हुए मिनाब में हमले की वजह से जो 170 से ज़्यादा बच्चियों की जान गई उस पर कोई बयान दिया, ना उन्होंने हिंद महासागर में आइरिस देना को अमेरिकी सबमरीन ने जिस तरीके से उड़ा दिया, उसकी धज्जियां उड़ा दी, जिस आइरिस देना को हमने न्योता देकर बुलाया था विशाखापट्टनम हमारी नेवल एक्सरसाइज में शिरकत करने के लिए, उसे अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स ही सही लेकिन पीस वाटर्स है, क्योंकि जो एक्चुअल थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है खाड़ी में वो तो उससे हजारों किलोमीटर दूर है। तो वहां आकर एक समंदर की गहराई से एक टॉर्पीडो के जरिए उसकी जो धज्जियां उड़ाई गई, जिस पर मौजूद अनआर्म्ड जो निहत्थे सेलर्स थे उनकी जान गई, उस पर भी कोई शोक नहीं जताया था। अब हालांकि फायर फाइटिंग जरूर कर रही है विदेश मंत्रालय और तमाम बयान कर रही है कि भाई हम लोग को आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जिस दिन ईरान में कंडोलेंस बुक खुला उसी दिन गए थे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। वहां मैं आपको एक साफ बात कर दूं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 5 दिन के बाद जाकर कंडोलेंस बुक साइन कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि युद्ध के 5 दिन होने के बाद जाकर जो है भारत की तरफ से एक कदम लिया गया जहां जाकर एक कंडोलेंस मैसेज दिया जाता है। लेकिन 5 दिन हो गए, आपने तमाम बयान दिए कि खाड़ी देशों को नुकसान हुआ ईरान के हमले में, इजराइल को नुकसान हुआ, ईरान में जा रही लोगों की जान पर, ईरान की हो रही बमबारी पर भारत सरकार ने कोई बयान नहीं दिया था। और इसे लेकर जो लगातार आलोचना हो रही है, ना केवल विपक्ष की तरफ से, ना केवल इंडिपेंडेंट मीडिया में, बल्कि खुद अगर आप देखें जो राइट विंग वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं जो अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के लिए खुलकर बैटिंग कर रहे थे, अब वो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं भारत की विदेश नीति को लेकर कि क्या सही में ये आज़ाद है, क्या हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, या हम पूरी तरीके से अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए हैं। पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल, जनरल जीडी बख्शी, ये नाम तो आप लोगों ने सुने होंगे, इन लोगों के बयान जाकर देखिए। तो ये जो किरकिरी हो रही है निश्चित रूप से मोदी सरकार पर दबाव बन रहा है, और वो भी समझ में आ रहा है कि भाई खाड़ी देशों में अगर आप 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप खाड़ी देशों के साथ बातचीत करके तो आप सिक्योर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जवाबी बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक्स हो रहे हैं वो तो ईरान की तरफ से हो रहे हैं। तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन तो आपको खुला रखना होगा। तो एनर्जी सिक्योरिटी है, खाड़ी देशों में भारत की जो भारतीय नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी है। भारत के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा 1 करोड़ लोगों का इवैक्यूएशन कर पाना। जो मैक्सिमम हम लोगों ने लोगों का इवैक्यूएशन किया था वो 1 लाख लोगों का किया था लिबिया युद्ध के दौरान। 1 लाख और 1 करोड़ में आप ये फ़र्क समझिए कि कितना ज़्यादा फ़र्क है। बहुत लिमिटेशंस होती हैं इवैक्यूएशन ऑपरेशन में, क्योंकि कुछ 100 लोग ही जो हैं वो एक विमान में सवार हो सकते हैं, या कुछ 1000 लोग हैं जो एक बार जहाज़ में सवार हो सकते हैं, और उसके लिए भी आपको सिक्योर पैसेजेस की ज़रूरत होती है इवैक्यूएशन के लिए। तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। तीसरी बात, ईरान के अंदर इस युद्ध की शुरुआत में कम से कम 9000 भारतीय मौजूद थे, जिनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से बहुत सारे कश्मीर से स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, विजिटर्स हैं। उन लोगों को भी अलग सिक्योर लोकेशंस में फ़िलहाल तेहरान की एम्बेसी के ज़रिए पहुंचाया गया है, लेकिन वो अभी तक देश से बाहर नहीं भाग पाए हैं, क्योंकि बहुत जगह जो हैं एयर स्पेसेस बंद हैं। बीच बीच में जब खुली हैं तो उनमें से कुछ लौटे हैं। तो उन भारतीयों के लिए भी आपको सुरक्षा चाहिए। तो इसीलिए जो भारत अभी तक ईरान के साथ कोई संवेदना नहीं जता रहा था, अब अचानक से हम देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो हैं पेजेशिया के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर होते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं। तो ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये मजबूरी है, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और ये बातचीत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। 12 दिन बाद अगर ये बातचीत हो रही है तो ये दिखाता है कि हमारी विदेश नीति में किस तरीके से ब्लिंकर्स लगाए जा रहे हैं और कितनी ज़्यादा जो है खामियां देखने को मिल रही है भारत की इस वक्त रणनीतिक और सामरिक समझ में। जिस भारत ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, नॉन अलाइनमेंट आपको पसंद नहीं, आपने कहा हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, ये मोदी सरकार ने कहा। अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को आप खो रहे हैं। आप पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस गल्फ क्षेत्र में आपने हमेशा टाइट रोप वॉकिंग की, आप उस रणनीतिक लीवरेज को खो रहे हैं। तो ये सही बात है, सही कदम है कि कम से कम नरेंद्र मोदी ने
एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोला और बातचीत की, लेकिन ये पहले हो जाना चाहिए था, काफ़ी देर से हुई है। और अब आपको बता दें कि भारत की जो ये मजबूरियां थी जिसकी वजह से उन्होंने बातचीत की, लेकिन इस दौरान मुश्तबा खामनेई जो कि अब ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, उनका जो बयान आया है उसमें उन्होंने क्या कहा है। उनके बयान को ईरान के स्टेट टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया और एंकर ने जो है इस बयान को पढ़कर सुनाया। तो इसमें कुछ बातें बहुत साफ हैं। एक, उन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नाकाबंदी है वो जारी रखेंगे, वो हम बंद नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक लीवरेज है। दूसरा, मिनाब स्कूल के बच्चों सहित जो भी तमाम लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने कहा कि उनके खून का हम बदला लेंगे, इस पर उन्होंने जोर दिया है। मुश्तबा खामनेई ने यह भी कहा कि उन्हें इस्लामिक गणराज्य के टेलीविजन के माध्यम से नेता के रूप में उनके चुनाव पर विशेषज्ञों की सभा के मतदान के परिणाम के बारे में सूचित किया गया था, क्योंकि वहां एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है, 88 लोग हैं उस काउंसिल में, उन लोगों ने चुना था, तो इस चुनाव के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जहां तक युद्ध का सवाल है तो ईरान के जो हमले हैं वो जारी रहेंगे। ईरान अब समझौते के मूड में नहीं है, जिसको लेकर खबरें आ रही हैं। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया था कि 3 जो हैं शर्तें पेश की गई हैं ईरान की तरफ से। पहला, कि ईरान की जितनी भी कानूनी जो उसकी राइट्स है उसको माने अमेरिका और इजराइल और तमाम दूसरे देश। दूसरा, रेपरेशंस दी जाए, जो उनकी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की बॉम्बिंग की गई है, उनके तेल के टैंकर्स को नुकसान पहुंचाया गया है, उनके लोग मारे गए हैं, उसके लिए रेपरेशंस हो। तीसरा, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उनको अंतर्राष्ट्रीय रूप से सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, क्योंकि 2024 में भी उन पर हमला किया गया, 2025 में भी उन पर हमला किया गया और अब 2026 में भी हम देख रहे हैं कि ये युद्ध जारी है, जो 12 दिनों से ज़्यादा इस वक्त जारी है। साथ ही मुश्तबा ने यमन में ईरान के जो सहयोगी हैं, लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में जो उनके मिलिशियाज हैं, इन तमाम रेजिस्टेंस ग्रुप्स की सराहना की, उनका शुक्रिया अदा भी उन्होंने किया और ये भी दिया कि भाई हम झुकने को तैयार नहीं हैं। ये बहुत साफ है कि मुश्तबा खामनेई, जिनको 8 मार्च को ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया था और 28 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, पहले दिन ही जो है अयतुल्ला खामनेई मारे गए थे। उन्होंने साफ कर दिया है कि बेसिकली जो है हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। उनकी पोजीशन भी कंसोलिडेट हो रही है इस युद्ध के जरिए से। به دولت متجاوز و کلیه همپیمانان آن اخطار می‌دهیم. کوچکترین حمله به زیرساخت‌های انرژی و بنادر جمهوری اسلامی ایران پاسخ کوبنده و ویران کننده ما را به دنبال خواهد داشت. در صورت چنین تجاوزی همه زیرساخت‌های نفت و گاز منطقه که آمریکا و همپیمانان غربی در آن ذی‌نفع هستند به آتش کشیده می‌شود و نابود می‌گردد. तो यहाँ ये युद्ध जारी रहेगा। दुनिया की ये जो एनर्जी संकट है वो घटने वाली नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप उल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं, ये तक कह रहे हैं कि भाई हम तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं गैस के, अगर तेल की प्राइसेस बढ़ती हैं, गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो हमें तो मुनाफा होगा। तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका, जो कि दुनिया का सुपर पावर मुल्क है, इस युद्ध को जारी रख रहा है अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए। भले ही घरेलू रूप से भी वहां पर उनकी तरफ जो है आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं लोग कि हमें ये युद्ध नहीं चाहिए। नेतन्याहू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पॉलिटिकल सर्वाइवल चाहिए। युद्ध तमाम खत्म हो गए तो उनकी तो सीट चली जाएगी। लेबनान में भी जो है ग्राउंड ऑफेंसिव की तैयारी है, लेबनान में स्ट्राइक्स हो रहे हैं, लेबनान के बारे में तो कोई ज़्यादा बात भी नहीं करता है, वहाँ पर इतने लोगों की जान जा चुकी है ऑलरेडी, उस पर भी बयान नहीं दिया भारत ने अब तक। लेबनान में क्यों ऑफेंसिव चल रहा है? भारत क्या उसकी कॉन्डेमनेशन नहीं कर सकता है? क्या हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं? क्या गलत चीज़ों की आलोचना कर देने से हम कमज़ोर दिख जाएंगे? तो भारत की विदेश नीति की जो खामियां हैं उस पर टेलिंग कमेंट्री है कि आज हमें ईरान जैसे एक पुराने मित्र देश, जिसके साथ हमारे धार्मिक सभ्यताओं के तमाम ताल्लुकात हैं, उनकी नेतृत्व के साथ बातचीत करने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है हमारी लीडरशिप को। बेहद ही शर्मनाक बात है और भारत को सोचना होगा, इंट्रोस्पेक्ट करना होगा इस सरकार को कि कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं वो विदेश नीति के अपने चॉइसेस में। फिलहाल के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तमाम दूसरे अपडेट्स के साथ जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।